अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ सी लैंग्वेज। तो अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा मज़े का टॉपिक जो आपके पास होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो ये पिलर ऑफ प्रोग्रामिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ प्रोग्रामिंग होता है, जैसे इसका नाम बता रहा है कि जब भी आपको प्रोग्रामिंग करते हुए कहीं भी आपको कंडीशंस में काम करना हो, मतलब कहीं आपने डिसीजन मेकिंग करनी हो कि कौन सा वाला डिसीजन चलना चाहिए है इस वाली सिचुएशन के हिसाब से या कौन सा नहीं चलना चाहिए है, तब आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका इस्तेमाल करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बस इसमें ये ख्याल रखना होता है हमें कि जो भी हम लोग कंडीशन या डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं वो हम लोग प्रॉपरली स्पेसिफाई करें या प्रॉपरली हम लोग उसको लिखें, क्योंकि अगर वो आप मिस कर देंगे तो आपके पास आंसर थोड़े अजीबोगरीब आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी से हमने ख्याल रखना होता है बस। तो इसके अंदर हम रिलेशन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल देखेंगे और तमाम कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, और हम टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप लोगों के पास जो सी लैंग्वेज के अंदर होते हैं वो चंद ये होते हैं: इफ, एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, एल्स इफ होता है, नेस्टेड इफ होता है, और एक आपके पास स्विच केस होता है। तो एक एक करके बताता हूँ ये होते क्या हैं। इफ़ को अगर हम सिंपल उर्दू में हम करें तो इसका मतलब है अगर, मतलब अगर ये चीज़ हो तो ये चीज़ कर देना, अगर ये चीज़ ना हो तो ये चीज़ नहीं करना, आसान सा। एल्स आप लोगों के पास होता है वरना, और ये अक्सर आप लोगों के पास हमेशा सबसे आखिरी चीज़ होती है वरना, क्योंकि लाजमी सी बात है कहीं भी आप सुन लें भाई ये कर दो वरना, फिर आप समझ जाते हैं कि भाई आगे कोई चॉइस आपके पास है ही नहीं, तो ये बिल्कुल एंड का स्टेटमेंट होता है आप लोगों के पास एल्स। तो और उसके बाद आपके पास होता है एल्सिफ। तो एल्सिफ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस, कि कहीं भी अगर आपको एक से ज़्यादा चॉइस आपने यूज़र को देनी है तो वहाँ आप इस्तेमाल करते हैं किसका, एल्सिफ का। कि भाई सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर मेरे पास ये ग्रेड्स हैं ए बी सी डी, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, अगर स्टूडेंट की 80 प्लस आई तो उसे ए दे दो, अगर स्टूडेंट की 70 प्लस आई उसे बी दे दो, अगर स्टूडेंट की 60 प्लस आई उसे सी दे दो, 50 प्लस आई तो उसे डी दे दो। तो मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं यहाँ पे, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल दे दी मैंने एल्सिफ की। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास होता है नेस्टेड इफ, और नेस्टेड इफ का मतलब आप लोगों के पास सिंपल ये होता है कि कंडीशन विद इन कंडीशन, कंडीशन विद इन कंडीशन, या और आसान केस के अंदर आप लोगों के पास एक आउटर कंडीशन होगी और एक इनर कंडीशन होगी। आउटर कंडीशन, इनर कंडीशन, जैसे कि आसान सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए होता है तो कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशन ये होती है आपका मैट्रिक क्लियर हो, मैट्रिक के बाद आपका इंटर क्लियर हो, या इंटर या ओ लेवल, जब मैट्रिक या इंटर या ए लेवल या ओ लेवल जो भी आप करें, और उसके बाद आप सीधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके पास क्या हुई, आपके पास आउटर कंडीशन हुई मैट्रिक और इनर कंडीशन हुई इंटर। अगर आपका मैट्रिक ही क्लियर नहीं है तो इंटर दूर की बात, एडमिशन दूर की बात, यूनिवर्सिटी में आप मैट्रिक फेल हो गए आप तो आगे आ ही नहीं सकते। इस तरीके से मैट्रिक क्लियर, लेकिन इंटर फेल है तो तब भी आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपकी यहाँ कंडीशन फेल हो चुकी है। तो कहीं भी आपके पास अगर कंडीशन आपने एक से ज़्यादा बनाई हुई है, एक के अंदर एक कंडीशन, और कोई भी एक आउटर कंडीशन फेल हो जाती है तो इनर कोई भी कंडीशन चल ही नहीं सकती। सिंपल एज दैट, आपके पास ये वाला काम होता है। तो आप बोल सकते हैं ये हमारे पास पेरेंट कंडीशन है और ये मेरे पास चाइल्ड कंडीशन है, और फिर अगली बारी में ये पेरेंट हो गई और मेरे पास ये चाइल्ड हो गई। इस तरीके से तमाम नेस्टेड का काम चलता है आपके पास। और उसके बाद आपके पास आता है स्विच केस, और स्विच केस हम लोग बोलते हैं कि दिस इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर एल्सिफ, क्योंकि जिस तरीके से एल्सिफ में आप लोग एक लैडर की तरह काम चलाते हैं कि आपके पास कंडीशन, आपके पास मल्टीपल चॉइस होती हैं, सेम विद स्विच केस ये आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आप प्रोवाइड करते हैं। तो नेचर वाइज उससे बिल्कुल ये मैच करता है एल्सिफ से, लेकिन ज़रा सी इसके अंदर चेंजिंग होती है जो कि एल्सिफ में नहीं होती, इसमें प्रोवाइडेड होती है। तो वो मैं आप लोगों को इसके अंदर सिखाता हूँ। तो ये जो मेरे पास कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं मैं इस वाली लेक्चर के अंदर कवर करना चाहूँगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले इफ से स्टार्ट ले लेते हैं। तो उसके लिए एक आसान सी हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसकी मैंने एज दी है 18, सही। अच्छा, तो और मैं यहाँ पे एज लेने के बाद मैंने सिंपल प्रिंट एफ यहाँ पे किया कि, बल्कि प्रिंट एफ से पहले मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अब जब भी आप इफ़ का सिंटैक्स ये होता है कि जब भी इफ़ लिखते हैं उसके बाद आप यहाँ पे इफ़ के ब्रैकेट पैरेंथेसिस बोलते हैं वैसे तो यहाँ पे मेरे पास ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये स्पेसिफाई करते हैं कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे। तो आपने कोई कंडीशन लिखनी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं कंडीशन लिख रहा हूँ भाई कि अगर मेरे पास इफ़ एज इज ग्रेटर इक्वल टू 18,
जो कि आसान सा काम है कि मेरे पास अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो तो सिंपल इसके अंदर आप प्रिंट एफ कर दो भाई कि यू आर एलिजिबल टू गेट अ ड्राइवर्स लाइसेंस। ये कर लेते हैं हम लोग। अगर आपकी एज जो है, अगर आपकी एज जो 18 है या उससे अबव है तो अब आप एलिजिबल हैं, यू कैन अप्लाई फॉर अ ड्राइवर्स लाइसेंस। ये मेरे पास सिंपल सी एज है। और सिंपली अगर उल्टा क्या होगा कि अगर एल्स वरना अगर ये ना हो तो लाजमी सी बात है, जब वरना आ गया तो बात ही खत्म हो गई, यू आर नॉट एलिजिबल, उससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते, कोई चॉइस और है ही नहीं उसके पास। तो हम बोलेंगे भाई यू आर नॉट एलिजिबल, सिंपल, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइवर्स ड्राइवर्स लाइसेंस। सही है। तो मैंने इफ एल्स का इस्तेमाल किया तो लेट्स जस्ट रन दिस, चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। देयर इज एन एरर। अच्छा, मैंने ये नहीं लगाया था यहाँ पे, तो लेट्स चेक अगेन। ये यू आर एलिजिबल टू गेट ड्राइवर्स लाइसेंस, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब मैं कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ एज 11। लेट्स चेक मेरे पास आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे अब एल्स चलेगा, क्योंकि दैट सी बात है, एज इज नाउ लेस देन 18। बिल्कुल सही है, नॉट एलिजिबल आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो ये मेरे पास सिंपल इफ एल्स हो गया। ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड और अलग कंडीशन करते हैं यहाँ पे। तो हम और एज, अज्यूमिंग कि मैं अभी एज का ही वेरिएबल चला रहा हूँ, तो हम और क्या कंडीशंस लगा सकते हैं एज के साथ, लेट्स सी। हाँ, हम एक और लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम सबको पता है कि यहाँ पे एक सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और हायर स्कूल सर्टिफिकेट जो मेरे पास होता है, या फिर एसएससी और एचएससी, तो उसके लिए हमें मखसूस ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए होते हैं, सही है। तो मैं उस पर काम कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे करता हूँ, ईयर ऑफ एजुकेशन का वेरिएबल है मेरे पास एक। अब मैं जानता हूँ कि अगर मेरे पास 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो मैं एसएससी के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया भाई इफ ईयर ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली इज इक्वल टू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्रेटर नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल 10 चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यू आर एलिजिबल फॉर एन एसएससी सर्टिफिकेट। मतलब आप हायर सेकेंडरी, ओ सॉरी, जो मैट्रिक के बाद आपके पास एक्चुअली होता है, आप उसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं एसएससी सर्टिफिकेट के लिए, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यस। उसके बाद अब यहाँ पे लाजमी सी बात है भाई, ईयर ऑफ एजुकेशन 10, लेकिन सिर्फ 10 ही नहीं होती, उसके बाद इंसान और ही पढ़ता है, वो और मजीद आगे जाता है, वो 12 पे जाएगा तो एचएससी, 16 पे जाएगा तो बैचलर्स की डिग्री, 18 पे जाएगा तो मास्टर्स की डिग्री। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब यहाँ पे क्योंकि चॉइस बहुत ज़्यादा बन रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एलसेफ का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जो भी मेरा ये एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए आएगा, छोटी सी, ज़रूरी नहीं है कि उसने 10 साल ही पढ़ा हो सकता है उसने 18 साल पढ़ा हो। तो मैं बोलूँगा भाई अगर ईयर ऑफ एजुकेशन उसकी 12 बन रही है तो क्या हो। इसी तरीके से सिंपली मैं सब बस कॉपी पेस्ट कर लूँगा और उसको मुख्तलिफ मुख्तलिफ चॉइस दे दूंगा यहाँ पे, इस तरीके से, एक और एलसिफ एंड एक और एलसिफ। तो यहाँ मेरे पास ईयर ऑफ एजुकेशन बन गई, लेट्स से उसकी यहाँ पे 16 हो गई, और यहाँ पे उसकी ईयर ऑफ एजुकेशन 18 हो गई। और अगर उसके पास 18 से भी ज़्यादा है तो मैं बोल दूंगा भाई कि you are eligible for a PhD degree. You are eligible for a PhD PhD डिग्री। ये मैंने ये पूरा बना दिया इस तरीके से। सही है। तो अब लेट्स चेक कि मेरे पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन स्पेसिफाई होती है। तो मैंने ये सारे यहाँ पे कर लिए हैं। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं पहली कंडीशन जो है मेरे पास एलिजिबल, अच्छा मैंने चेंज नहीं किया, एलिजिबल फॉर एसएससी सेट, मैं ज़रा सा चेंज कर लूँ। ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एचएससी और फिर डिफरेंट। ओके जी, तो मैंने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पे अगर 12 हो तो एचएससी, 16 हो तो बैचलर्स और 18 हो तो मास्टर्स डिग्री। तो लेट्स चेक अब मेरे पास आंसर क्या आ रहे हैं मल्टीपल चॉइसेस में। अच्छा मैंने कहीं, हाँ, टर्मिनेटर। ओके जी, तो लेट्स चेक क्या आंसर आ रहा है मेरे पास। अभी मैंने 10 इनपुट दिया हुआ था, तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, एलिजिबल फॉर एसएससी सर्टिफिकेट, बिल्कुल सही। तो मैं ज़रा चेंज कर लूँ, लेट्स से भाई 16 ईयर एजुकेशन कर चुका हूँ मैं। तो अब बताएं मेरी कौन सी डिग्री के लिए एलिजिबल हूँ मैं इस वक्त। तो मुझे पता चलेगा भाई कि मैं बैचलर्स के लिए एलिजिबल हूँ, बिल्कुल सही। इस तरीके से अगर 16 18 होगा तो ये होगा, और 18 की अबव भी कुछ होगा मेरे पास तो क्या होगा मेरे पास, एलिजिबल फॉर अ पीएचडी डिग्री। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिर्फ एब्सोलूट वैल्यूज़ पे 10 12 16 18 में मैंने चंद चॉइसेस बना ली समझाने के लिए।
अगेन आप चॉइस तो बहुत सारी बना सकते हैं, मतलब इसे लेस देन भी कर सकते हैं ताकि अगर वो 8 9 डाले तो उसको पीएचडी शो ना हो, कुछ और शो। इस तरीके से मैं सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज पे किया है समझाने के लिए। तो ये मेरे पास हो गया कौन सा, ये मेरे पास हो गया एल्सिफ। अब इसी के साथ मैं कर लेता हूँ नेस्टेड इफ। तो जरा देखें मैं क्या चेंज करूंगा इसके अंदर, सही है। मैं यही चलाऊंगा अपने पास जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताई थी कि वो मैट्रिक इंटर और बैच यूनिवर्सिटी तक। तो फर्ज करें मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे किन किन कंडीशन से गुजरना होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ चंद बूलियन के वेरिएबल्स, मतलब ट्रू फॉल्स, सही है। तो मैंने एक इस्तेमाल किया बूलियन मैट्रिक, एक मैंने इस्तेमाल किया बूलियन इंटर, और एक इस्तेमाल किया मैंने बूलियन यूनी। अब ट्रू का मतलब होगा पास और फॉल्स का मतलब होगा फेल, सही है। ट्रू ट्रू एंड ट्रू, सही है। अब मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, मैंने पहली कंडीशन में बोला अगर मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक निकलता है ट्रू, मतलब मैट्रिक तो पास है, सही है जी। अगर मैट्रिक निकलता है मेरे पास ट्रू, बिल्कुल सही है। अगेन अब देखिएगा मैं इफ के अंदर इफ बना रहा हूँ, उसकी क्या सबूत है कि मेरे पास पैरेंथेसिस खत्म नहीं हो रहे। तो दूसरा इफ आ गया, मैंने लिखा इफ मैट्रिक इज इक्वल टू ट्रू, तो नीचे आना और चेक करना। फिर क्या चेक करना, इफ इंटर डबल इक्वल टू ट्रू, मतलब अगर इंटर भी ट्रू निकले फिर नीचे आना इसी के अंदर। अभी मैं इफ से बाहर निकला हूँ, पहले इफ के अंदर ही हूँ। तो ये पेरेंट है, ये मेरे पास चाइल्ड है। अब ये पेरेंट हो गया और ये इसका चाइल्ड हो गया, इनर आउटर इफ। और आखिरी मेरे पास यूनी इज इक्वल टू ट्रू, मतलब यूनिवर्सिटी भी उसने पास कर लिया। तो अगर तो तीनों ट्रू है मेरे पास, तो क्या करना, आखिर में लिखना भाई यू हैव रिसीव्ड योर यूनिवर्सिटी डिग्री। कोई सी भी डिग्री हो सकती है वो, लेकिन कंडीशन क्या है कि तीनों के तीनों ट्रू होने चाहिए। तो अभी तो मैंने तीनों ट्रू रखे हुए हैं, तो लेट्स चेक कि मेरे पास आंसर क्या आ रहा है नेस्टेड इफ पे। तो नेस्टेड इफ मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है आंसर, एग्जैक्टली प्रिंट एफ चला रहा है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं जरा सा शिफ्ट कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मैट्रिक पास था, उसने ना यहाँ पे ना इंटर फेल कर लिया उसने। तो लेट्स चेक अब क्या होता है मेरे पास। कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है मेरे पास, ये कंडीशंस मेरी यहीं पे टूट गई। जब मेरे पास इंटर ही फॉल्स है तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि मैट्रिक ट्रू था तो आपने यहाँ पे एक और प्रिंट एफ कर दिया इसी के साथ, भाई यू हैव रिसीव्ड योर एसएससी है जी। उसके बाद बैक स्लैश एन। अब चेक करिएगा, मैं फर्क समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह चल रहा है ये। क्योंकि मैट्रिक ट्रू था तो वो तो चलेगा, प्रिंट एफ उसके नीचे वाली कंडीशन का मैट्रिक ट्रू है। यहाँ से मेरी कंडीशंस टूटी हैं तो इसके आगे कुछ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देख लेगा मेरे पास यू हैव रिसीव्ड एसएससी आ रहा होगा लिखा हुआ, सही है जी। और वो आ रहा है, लेकिन उसके बाद वो वाली लाइन प्रिंट नहीं हो रही, तो ये मसला हो गया। एग्जैक्टली समझ सकते हैं, अगर मैट्रिक में फॉल्स कर दूंगा तो ऊपर से ही कुछ नहीं आएगा। इस तरीके से मेरे पास चलता है नेस्टेड इफ का सिस्टम, कि कोई अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई आउटर, इनर चल ही नहीं सकती। तो ये मेरे पास हो गया नेस्टेड इफ। अब लास्टली जो मेरे पास बचा है वो है स्विच केस। तो ये भी देख लें कि स्विच केस किस तरीके से चलता है मेरे पास। अगेन स्विच केस जो होता है वो एलसिफ का मेरे पास क्या होता है, सिर्फ एलसिफ का ऑल्टरनेटिव हम उसे मानते हैं। तो उसके लिए मैं एक आसान सी एक और एग्जाम्पल बनाता हूँ जिसको मैं देता हूँ डे ऑफ द वीक। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि वन अगर मैं डे ऑफ द वीक बना रहा हूँ तो वन होगा मंडे, टू होगा ट्यूसडे, इस तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ आगे चलता रहेगा। तो अब स्विच की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे मैं यहाँ पे स्विच केस बना रहा हूँ। स्विच आपको बोलता है जैसे आप इसे चलाएंगे कि भाई मुझे वो वाला वेरिएबल प्रोवाइड करो जिसकी बेस पे आपका तमाम कंडीशंस बनेंगी। मैं बोल रहा हूँ कि जो वेरिएबल जिसकी बेस पे बनेगी कंडीशन वो है डे ऑफ द वीक, क्योंकि अगर ये डे ऑफ द वीक चेंज होता रहेगा तो केसेस मेरे चेंज होते रहेंगे। तो मैंने वेरिएबल दिया यहाँ पे भाई इसकी बेस पे तमाम काम करना। अब स्विच क्या करेगा, स्विच देखेगा अच्छा आपने डे ऑफ द वीक दिया है, स्विच चेक करेगा इसका डेटा टाइप क्या है। इसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो स्विच आपको अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल देगा कि भाई आप जितने चाहो केस बनाओ, आपकी मर्जी है, एक बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, 100 बनाओ, मर्जी आपकी। लेकिन केस का जो आइडेंटिफायर होगा यहाँ पे, मतलब जिस जो आप इनपुट करोगे जिसकी बेस पे केस चलेगा वो भी इंटीजर ही होना चाहिए यहाँ पे। ये नहीं हो सकता कि अगर डे ऑफ द वीक आपने लिखा हुआ है और यहाँ आप लिख दो ए और बी और सी और डी, आप वो बोलेगा भाई ये नहीं हो सकता क्योंकि आपने इनपुट इंटीजर का दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल इंटीजर का दिया हुआ है, उसी के बेस पे आपका केस चलेगा यहाँ पे। तो मैं बोलूंगा अच्छा केस वन हो जाएगा यहाँ पे, फिर मेरे पास केस टू हो जाएगा यहाँ पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ मैं सारे कर लूंगा। तो मैं केस बना रहा हूँ यहाँ पे केस थ्री, केस फोर, केस फाइव, केस सिक्स तक बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, सही है। मेरे पास 6 केसेस यहाँ पे आ गए, 4, 3, 2 और 1। अब इसमें केसेस में आप नोट कर रहे होंगे कि इसमें पैरेंथेसिस नहीं होते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप ओपनिंग इस कोलन से करते हैं और जहाँ आपको केस खत्म करना होता है वहाँ आप ब्रेक इंप्लीमेंट करते हैं। ब्रेक इंप्लीमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे, मैं आपको दिखाता भी हूँ, आपका केस तो चलेगा लेकिन उसके अगला वाला केस भी फिर फौरन चल जाएगा, जो कि गलत चीज़ है। तो ये देखें, मैंने 5 पे ब्रेक नहीं लगाया, सही है। अब मैं केस 1 पे आया, मैंने प्रिंट एफ कर दिया कि भाई अगर मेरे पास 1 का इनपुट आए डे ऑफ द वीक में, तो क्या करना, प्रिंट करना दिस इज मंडे। सिंपल सा काम, और कुछ नहीं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ। क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिफरेंट लगा देता हूँ। मैं इसे प्रिंट एफ करूंगा, केस 2 पे जाहिर सी बात है ट्यूसडे हो जाएगा, केस 3 पे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सही है जी। ये देखिएगा, मैंने तमाम कर लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। बस आप नोट करिएगा कि मैंने केस 5 पे देयर इज नो ब्रेक इंप्लीमेंटेड हेयर, और केस 6 से मैंने ब्रेक लगा दिया है। केस 5 पे मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाया। अच्छा, अब ये तो सही हो गया, लेकिन अगर लेट से वो 7 डाल दे, तो 7 का तो केस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो मेरे पास, ऐसी कोई भी केस जो आपने बनाया नहीं है लेकिन आपको वो डर है या आपको आप अज्यूम कर रहे हैं वो कोई और नंबर डाल सकता है, तो उसके लिए हमारे पास एक डिफॉल्ट का केस होता है। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट ये चीज़ होगी, अगर वो कुछ ना डालेगा, कोई और डिफरेंट नंबर डाल देगा जो यहाँ पे चॉइस नहीं है, उसके अलावा कुछ कर देगा, तो क्या होगा आपके पास, डिफॉल्ट पे काम चल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डिफॉल्ट में लिख रहा हूँ भाई प्रिंट एफ करके कि भाई दिस इज अ संडे। तो अगर आप नोट कर रहे हो तो आप एक और चीज नोट करेंगे, स्विच अक्सर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना होता है, कि जब आपको मेन्यू प्रोवाइड करना होता है यूजर को, भाई ये मेन्यू है इसमें से काम करो, तो आप हमेशा स्विच का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, कि मेन्यू टॉप पे प्रोवाइड करते हैं प्रिंट एफ करके कि भाई ये मेन्यू है, इसमें से आप सिलेक्ट करें, और उसकी बेस पे से तमाम चीजें मिल जाती हैं। तो मैं काम आसान करने के लिए कर भी देता हूँ, जैसे कि ये देखें, मैं ऊपर गया और मैंने प्रिंट एफ किया भाई एंटर द डे ऑफ द वीक, एंटर द डे ऑफ द वीक, या फिर अभी तो मैं यूजर इनपुट नहीं कर रहा तो एंटर की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ कि डे ऑफ द वीक बाय नंबर्स, डे ऑफ द वीक बाय नंबर्स। तो ये यहाँ पे मैंने बैक स्लैश किया, मतलब 1 होगा मंडे एंड डिफरेंट आपको एक चला के दिखा देता हूँ ये। ओके जी, तो मैंने ये बना दिया, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट में बस ये प्रॉम्प्ट आएगा कि भाई डे ऑफ द वीक बाय नंबर्स, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का क्या है। आपने अभी डे ऑफ द वीक 1 दिया हुआ है, तो लेट्स चेक मेरे पास अभी आंसर क्या आता है। तो इसे हम चला के देखते हैं, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। मेरे पास आंसर कुछ ऐसा आ रहा है कि शुरू में मुझे दिख गया मेन्यू, ये मेरा मेन्यू है, डे ऑफ द वीक बाय नंबर्स, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, सब पे क्या है, और 1 दिस इज मंडे प्रिंट हो रहा है। क्यों मंडे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 दिया हुआ है। अब वो ब्रेक का मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाना था, आपको याद होगा मैंने 5 पे ब्रेक नहीं दिया था। तो अब देखें क्या हो रहा है मेरे पास, मैंने 5 वैल्यू जैसी दी, आना चाहिए मेरे पास क्या, दिस इज फ्राइडे, लेकिन आ सैटरडे भी रहा है। उसकी वजह क्या है यहाँ पे, कि केस 5 तो चल गया लेकिन क्योंकि इस पे ब्रेक इंप्लीमेंट नहीं है तो केस 6 भी ऑटोमेटिकली चल गया। तो जहां आप ब्रेक नहीं लगाएंगे उससे आगे वाला केस भी आपके पास चल जाएगा। तो ये आप लोगों के पास होता है स्विच, जिसपे हम लोग अक्सर अल्टरनेटिव फॉर एल्सिफ बोलते हैं, और दूसरा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए होता है। तो मैं लिख देता हूँ कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए होता है। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, होप कि आप लोगों को समझ में आए हों। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो से हम लोग आगे बढ़ेंगे और लूपिंग कंस्ट्रक्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।